वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम लोग इस वीडियो में वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021 विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 26 डे ऑफ सितंबर, 26 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यह वीडियो होगा पार्ट 3 दोस्तों, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस का चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 100 तक, यानी कि 40 क्वेश्चंस को, ठीक है। जिसमें हम लोग जीके पाएंगे, मैथमेटिक्स पाएंगे और रीजनिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस पाएंगे। क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस करूंगा दोस्तों, जिसमें रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस के बारे में भी चर्चा होगा। तो इसलिए पेन पेपर लेके आप लोग भी बैठ जाइए और मेरे साथ में सॉल्व कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन सेज हाउ मेनी एल्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज दैट आर प्रीसीडेड बाय आर एंड फॉलोड बाय ए टी। यानी कि यहाँ पर जो सीरीज है ना जेड अल्फ़ाबेट का, जेड क्यू एस टी, तो इसमें ऐसे कितने एल हैं, एल को ढूंढना है हमें, जिसके आगे तरफ प्रीसीडेड बाय मतलब आगे तरफ आर आएगा। यानी कि ऐसे कितने एल ढूंढने हैं जिसके आगे तरफ आर आएगा, और फॉलोड बाय यानी कि जिसके ठीक पीछे टी रहेगा। यानी कि हमको ये ग्रुप ढूंढना है, आर एल टी का एक ग्रुप ढूंढना है। तो देखते हैं एल कहाँ पर है। ये देखें, आर एल टी ढूंढना है, लेकिन ये तो टी एल आर हो गया, तो ये नहीं चलेगा। और एल कहाँ पर है, ये रहा आर एल टी, मिल गया एक, आर एल टी यहाँ पर है, और एल यहाँ पर है, लेकिन आर एल टी नहीं है, आगे तरफ आर नहीं है, टी नहीं। तो ऐसे सिर्फ एक ही मिलेंगे यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्विन सिटी। कौन ट्विन सिटी नहीं है इनमें से। तो यहाँ पर बांग्ला में भी क्वेश्चन देख लीजिए। दुर्गापुर आसनसोल ट्विन सिटी है, कोलकाता हावड़ा ये भी ट्विन सिटी है, हैदराबाद सिकंदराबाद ये भी ट्विन सिटी है, दिल्ली न्यू दिल्ली ये ट्विन सिटी नहीं है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर यही होगा, ट्विन सिटी कौन नहीं है, यही बोला है ना। तो दरअसल दिल्ली और नोएडा ये ट्विन सिटी हम लोग इसको मानते हैं। इसके अलावा और एक ट्विन सिटी का नाम बता दूं, कटक और भुवनेश्वर उड़ीसा का दोनों शहर है, ये लोग को भी ट्विन सिटी कहते हैं। ट्विन सिटी कहने का मतलब जुड़वा सिटी। कैसे जानते हैं ट्विन सिटी में क्या क्वालिटी रहता है। दरअसल वो दोनों ज़्यादा दूर नहीं, आसपास के ही शहर होते हैं, और वो लोग शहर ही होंगे, ठीक है। और उनमें बहुत सारा मेल मिलाप होगा इन द सेंस सिमिलैरिटीज़ होगा कई तरीके से, तो जनरली उसी को ट्विन सिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 63, व्हाट इज़ फायर फाइटिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ। बोल रहा है कि फायर फाइटिंग क्लॉथ यानी कि ऐसे कपड़े जिसको आग नहीं जलाता है, तो वो किस चीज़ का बना होता है। जो फायर स्टेशन में काम करने वाले कर्मचारी अक्सर ये पहन के आते हैं ना, तो इसको एक फाइबर से बना रहता है जिसका नाम है एस्बेस्टोस, ये ठीक है। एस्बेस्टोस नाम का एक फाइबर होता है, उसी से बना होता है ये कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का फाउंडर कौन था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले। दरअसल 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया था। क्यों किया था, टू प्रोमोट एजुकेशन, इंडियन लोगों के बीच में एजुकेशन फैलाना, और भी बहुत सारे काम, जो समाज की बुराइयों कुरीतियों को दूर करना, ये सब उनका काम था। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी भी इनको माना जाता है। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु था, राजनीतिक गुरु था, ठीक है। और 1905 में ही इसी साल आईएनसी का अध्यक्ष भी गोपाल कृष्ण गोखले बना था, यानी प्रेसिडेंट। बनारस अधिवेशन में लिख दे रहा हूँ, कभी एग्जाम में आ सकता है। बनारस सेशन आईएनसी का प्रेसिडेंट था गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 65, विच वन इज कॉल्ड ब्लू प्लानेट। ब्लू प्लानेट किसे कहते हैं, बड़ा आसान सवाल है। नीला ग्रह, तो अपने प्यारा अर्थ को कहते हैं नीला ग्रह, ब्लू प्लानेट। क्यों ब्लू प्लानेट कहते हैं दोस्तों, क्योंकि अपने अर्थ में 2/3 हिस्सा, 2/3 वाटर है, पानी है, लगभग 74% के आसपास, या 75-74% के आसपास पानी है, इसलिए इसको ब्लू प्लानेट कहते हैं, ठीक है। और ये लोग भी प्लानेट ही है, सैटर्न यूरेनस। तो सैटर्न के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा बता देता हूँ। सैटर्न लीस्ट डेंस
प्लानेट है, लीस्ट डेंसिटी वाला, यानी कि सबसे कम घनत्व है, और सबसे ज़्यादा घनत्व अपने पृथ्वी का ही है, सबसे ज़्यादा घनत्व, यानी कि मोस्ट डेंसिटी है इसमें, ठीक। सैटर्न के पास 82 मून्स है, यानी कि सैटेलाइट है, और ये हाल फिलहाल में कुछ साल पहले ये खोज किया गया, वरना पहले जुपिटर का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स हुआ करता था। और इस 82 मून्स में सबसे इंपॉर्टेंट मून्स है, सबसे बड़ा जिसको बोलते हैं वो है टाइटन, सुने होंगे आप लोग। माने सैटर्न का सबसे बड़ा मून में से टाइटन सबसे बड़ा है। वैसे हमारे सौर मंडल में तो सबसे बड़ा मून जुपिटर का है, जिसको गैनीमेड कहते हैं। टाइटन का खास बात है दोस्तों कि यहाँ पृथ्वी के जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है, यानी वायुमंडल है पृथ्वी के ही जैसा, ये बड़ा खास बात है। दिस इज द ओनली मून जहाँ पर पृथ्वी के जैसा एक एटमॉस्फेयर मिलता है। यूरेनस के बारे में जान लीजिए। यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं दोस्तों, ग्रीन प्लैनेट, क्योंकि यहाँ मीथेन गैस रहता है तो उसका रंग दूर से ग्रीनिश दिखता है। और ख़ास बात क्या है, यूरेनस एक होता है यूरेनस, ये रहा यूरेनस, और दूसरा वेनस, इसके बारे में भी जान लीजिए। ये दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करते हैं, लेकिन ये दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करते हैं। और याद कैसे रखोगे, तो नस दोनों के ही लास्ट में आते हैं, यूरेनस और वेनस, नस, तो इसे भी याद रख सकते हो। प्लूटो के बारे में, प्लूटो अब ये ग्रह नहीं है। 2006 तक तो यह ग्रह था, लेकिन 2006 के बाद में इसको ग्रह का कैटेगरी से निकाल दिया गया, और इस वक्त ये अभी एक ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी कि बौना प्लैनेट है। तो एट प्रेजेंट हमारे सौर मंडल में 8 प्लैनेट्स है, पहले 9 था प्लूटो को मिलाकर, लेकिन अभी 8 है। तो ये कुछ रहा। इसके अलावा बहुत सारे होता है, जैसे कि इवनिंग स्टार वेनस को कहते हैं, रेड प्लैनेट मंगल ग्रह यानी कि मार्स को कहते हैं, मॉर्निंग स्टार वो भी शुक्र ग्रह यानी वेनस को कहते हैं। ये सब याद रखा कीजिए, आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 66, इफ Q मीन्स एडिशन, J मीन्स मल्टीप्लिकेशन, T मीन्स सब्ट्रैक्शन, K मीन्स डिवीजन, देन यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, और यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है K, Q, J, T, इन लोग का कैलकुलेटिव सिंबल भी बता दिया है क्या क्या होता है बोल के। यदि Q माने जोग, J माने गुण, T माने वियोग एवं K माने भाग होए तबे। तो देखो K का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए किधर है भाई K, ये डिवीज़न, K का मतलब डिवीज़न है, भाग है, तो यहाँ लिखते हैं अच्छे से हैं 30 डिवाइडेड 2। Q का मतलब क्या है, प्लस, एडिशन बोल रहा है, एडिशन यानी कि प्लस, तो Q की जगह हम प्लस लिखेंगे, +3। अब J का बारी, तो J का मतलब कहाँ, मल्टीप्लिकेशन, ये रहा, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाइए। उसके बाद 6, उसके बाद T का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस, तो -5। बस इसको सॉल्व कीजिए बहुत मस्त लगा के, यानी कि सबसे पहले भाग का काम किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 30 को 2 से भाग देंगे, 15 हो गया। उसके बाद 3 छक 18 हो गया, -5 इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ते हैं तो इन दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 33 -5, 33 में 5 घटाने से 28, तो ये रहा अपना आंसर 28। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 सेज √2 पावर n इज इक्वल टू 64, देन n इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए यदि √2 और n बराबर 64 होए तबे n बराबर की होवे। √2 पावर n है इज इक्वल टू 64, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों, 2n पावर 2 इज इक्वल टू 2 का पावर में 6 अगर लगाएंगे तो 64 हो जाएगा। तो अब देखिए जब ये दोनों मैच करेगा तो उसके बाद इन लोगों का पावर को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो यानी कि अब यहाँ पर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, देखो n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, तो इसीलिए n इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और 2 गुना कर दे, मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12, तो n का मतलब कितना आया 12, ये रहा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, इन अ सर्टेन कोड डिस्टेंस इज रिटन एज, इस तरह करके, एंड डॉक्यूमेंट इज रिटन एज, ये रहा। तो थर्सडे को किस तरह करके लिखा जाएगा, बंगला में भी वही बात को कह रहा है। तो डिस्टेंस को इस तरह करके लिखा गया है, तो चलो यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस, ये रहा डिस्टेंस लिखा। डिस्टेंस को किस तरह से लिखा गया है,
आई, यहाँ पर देखिए ये रहा, मैं इसी को उतार रहा हूँ, आई डी टी यू बी ई सी एन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है, ये है, और ये एस और टी में +1 ऐड हुआ है। एस के बाद एक घर आगे बढ़ जाने से एक लेटर टी होता है। टी और यू में भी +1 है, ए और बी में भी +1 है, और ये रहा एन, सी ही है, और ये रहा ई। तो बस इसी तरह का है। डॉक्यूमेंट में भी सेम आप चेक करोगे यही मिलेगा। तो मैं इससे आंसर्स में आता हूँ। थर्सडे को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर थर्सडे लिख रहे हैं, तो थर्सडे को किस तरह से लिखा जाएगा, तो ये दूसरा प्लेस में आ जाएगा ना, दूसरा जगह में, तो यहाँ पर हो जाएगा टी, दूसरा जगह में टी, और ये एच यहाँ पर आ जाएगा, एच टी। तो जो ये तो आंसर्स नहीं होगा, एच टी से शुरू होगा आंसर। उसके बाद यू का एक घर बढ़ा दीजिए आप, तो पी क्यू आर एस टी यू भी होगा। आर को भी एक घर बढ़ा दीजिए तो एस हो जाएगा, और एस को भी एक घर आप बढ़ा दीजिए क्योंकि यहाँ पर वैसे हुआ है, टी होगा। और यहाँ पर ये आएगा लास्ट में, यानी कि यहाँ डी हो जाएगा, और ये जाएगा इधर ऊपर में वाई हो जाएगा, और ये सेम टू सेम रहेगा, यानी कि ए रहेगा। तो ये होगा हमारा आंसर ये होगा हमारा आंसर एच टी भी एस टी, ये रहा एच टी भी एस टी वाई ए डी, ये होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंटेन्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन से फूड में, कौन सा भोजन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, तो ये सभी जानते हैं फिश में मिलता है, माछ। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, हु एबोलिश द सती प्रैक्टिस ऑफ सती। किसने, एबोलिश मैंने ख़त्म करना, सतीदाह प्रथा के रद्द करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन था मालूम है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ये। दरअसल चार्टर एक्ट आया था उस टाइम में 1833। इसी के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, और उस वक्त लॉर्ड विलियम बेंटिक पद में था, तो इसी को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। बाद में फिर ये वायसराय में चेंज हो गया 58 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। खैर, तो सती को एबोलिश यानी ख़त्म कौन किया, एक्ट बना के, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती मालूम है ना किसको कहते हैं, कुछ कुछ जगहों में राजपूतों में इसको जौहर भी कहा जाता है। वैसे सती का शुरुआत कब से हुआ, तो एग्जैक्ट शुरुआत तो इतिहास में इसको जाना नहीं गया है, लेकिन गुप्ता पीरियड के टाइम में भी सती, गुप्ता एज में भी, जो एंशिएंट हिस्ट्री का, उस टाइम में भी सती का प्रचलन देखा गया है। तो माना जाता है गुप्ता एज से ही इसका शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। रिंकी इज यंगर देन प्रिया। रिंकी प्रिया से छोटी है, लिख देते हैं यहाँ पर, रिंकी प्रिया से छोटी है, ये रहा, रिंकी इज यंगर देन प्रिया। एंड वीना, और वीना से भी छोटी है, रिंकी का ही बात कर रहा है। ये बन गया इस तरह का एक। वीना इज ओल्डर देन सविता। अब वीना सविता से बड़ी है, अब वीना सविता से भी बड़ी है, तो सविता छोटी हुई, तो सविता छोटी है वीना से। बट शी इज यंगर देन प्रिया, लेकिन प्रिया से ये छोटी है, यानी कि प्रिया होगा यहाँ पर। ठीक है, ये मतलब वीना के बारे में बात कर रहा है ना, यहाँ पर वीना है सब्जेक्ट। हु इज एल्डेस्ट, साफ साफ पता चल रहा है कि प्रिया ही एल्डेस्ट है, सबसे बड़ी है। प्रिया विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या है। देखो ये बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है। स्पॉन्ज का जो क्वालिटी है, दिखने में तो ऐसा लगेगा कि ये एक प्लांट है, बहुत जन इसको प्लांट समझते भी हैं, बल्कि एंशिएंट हिस्ट्री में तो इसको लोग प्लांट ही मानते थे जब तक विज्ञान इतना विकसित नहीं किया था। क्योंकि ये प्लांट जैसा भी दिखता है, ग्रीन कलर का रहता है, ओशन में पाया जाता है, नदी, ये समंदर के नीचे तलों में, और ये मूव भी नहीं करता है, नॉट मूव, यानी कि हिलता डुलता, चलता नहीं, हिलता डुलता है लेकिन चलता नहीं, जैसे इंसान के तरह। ठीक है, लेकिन भी ये एनिमल है,
खास बात इसका क्या है फिर एनिमल, और जब ये मूव नहीं करता है, चलता फिरता नहीं, तो खास बात एनिमल होने का क्या है, तो इसमें एनिमल के जैसा सेल वाल नहीं मिलता है, सेल वाल हम नहीं पाते, सेल वाल प्लांट्स में सिर्फ मिलता है, जानवरों में नहीं मिलता है, इंसानों में भी नहीं मिलता है। दूसरा, ये इंसानों के तरह ही फूड रिस्टोर कर सकता है, करता भी है, और अपना वेस्ट को एलिमिनेट भी करता है, ठीक है। तो कुछ कुछ है इसका क्वालिटीज एनिमल जैसा है, और कुछ कुछ क्वालिटी तो प्लांट जैसा है, लेकिन है ये एनिमल फैमिली का है, एनिमल किंगडम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, विच मुगल एम्पायर वाज नोन एज जिंदा पीर। जिंदा पीर, इसको इंग्लिश में लिविंग सेंट भी कहते हैं दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में जिंदा पीर वर्ड नहीं आके लिविंग सेंट भी आ जाता है, बात एक ही है। तो ये औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर या लिविंग सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, व्हाट फील्ड वाज ग्रीश कार्नाड रिलेटेड टू। ग्रीश कार्नाड किस फील्ड से रिलेटेड है। ग्रीश कार्नाड को पहचानते हैं कि नहीं। टाइगर जिंदा है मूवी देखे हैं, इससे पहले वाला भी टाइगर वाला मूवी देखे, सलमान खान वाला। उसमें जो रॉ का चीफ बना है ना, नाक में एक पाइप जो लगाया रहता था टाइगर जिंदा है में, वही है ग्रीश कार्नाड। तो वो किस से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स, थिएटर, साइंस या म्यूजिक। थिएटर सिनेमा से रिलेटेड है, ठीक है। साउथ का बहुत दिग्गज कलाकार था। तो इनका मृत्यु हो गया, ठीक, कुछ साल पहले, यानी कि ये करंट अफेयर्स में था उस वक्त, इसीलिए इसको पूछ दिया है। तो हाल फिलहाल इसको अब नहीं पूछेगा, क्योंकि ये 2021 आ गया ना, और हम लोग ये 2019 का क्वेश्चंस को ही हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो 2019 में इनका मृत्यु हुआ था, इसीलिए इसको पूछ रहा है करंट अफेयर में। तो इस साल या हाल फिलहाल 2020 और 2019 में किस किस का मृत्यु हुआ, आप लोग इसको याद करो, ठीक है। देखो, तो मैं यहाँ पर लिस्ट बना दे रहा हूँ, देख लो, एक दो ठो जो मुझे याद है। मिल्खा सिंह, इनका मृत्यु हुआ। तो ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, स्प्रिंटर है, ये एक धावक, वेटरन लीजेंडरी स्प्रिंटर है, ठीक है, मिल्खा सिंह, इनका भी मृत्यु हो गया। उसके बाद में कुछ एक्टर्स, फेमस एक्टर्स जैसे कि इरफान खान, ऋषि कपूर, इन लोगों का भी देहांत हुआ है। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि इनका नाम देके कि ये किस से रिलेटेड है, कौन सा फील्ड से, स्पोर्ट्स से, थिएटर से, सिनेमा जगत से, किससे। इसके अलावा एक और दो चार नाम जैसे कि इम्पोर्टेंट, सुंदरलाल बहुगुणा, सुने होंगे नाम आप लोग, इनका भी देहांत हो गया। ये क्या थे, किस फील्ड से थे, तो ये इन्वायरमेंटलिस्ट थे। और आप लोग चिपको मूवमेंट सुने हैं, चिपको आंदोलन, उनके जनक यही थे, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, पर्यावरणविद थे, इनका भी मृत्यु हो गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा किससे रिलेटेड है, चिपको मूवमेंट इसी से रिलेटेड है, और वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे। और भी पिछले साल प्रणब मुखर्जी का भी देहांत हो गया, जानते हैं, सुने होंगे, कांग्रेस के दिग्गज एक नेता में से थे और भारत के राष्ट्रपति भी थे, वेस्ट बंगाल से भी है ये। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका जन्म, मृत्यु, घर कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल के, ये सब भी आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 75 मैथ का एक क्वेश्चन, टू ट्रेन्स having length 137 मीटर and 163 मीटर are running towards each other, एक दूसरे की तरफ रनिंग कर रहे हैं, with a speed of 42 kilometers per hour and 48 kilometers per hour respectively. How much time will they take to cross each other? एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेगा। देखो, दो ट्रेन है, एक ट्रेन इधर को जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है। तो पहला ट्रेन का लंबाई है 137 मीटर और दूसरा का है 163 मीटर, और इसका स्पीड भी दे दिया है दोनों का। तो पहला ट्रेन का स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का है 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये लोग एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगे इस तरह, तो कितना वक्त लगेगा, टाइम निकालना है हमको, क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। देखो, जब भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हों, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो इन लोग का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है, तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका है स्पीड 42 और इसका है 48, इन दोनों के स्पीड को ऐड कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा 90, है ना। 8 2 10 4 4 8 9, 90 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, मालूम है डिस्टेंस? तो डिस्टेंस होता है जब भी ट्रेन
किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करता है ना, तो डिस्टेंस वो अपना लंबाई खुद का ट्रेन का लंबाई और दूसरे सामने वाले ट्रेन का लंबाई दोनों ऐड हो जाता है और वो डिस्टेंस बनता है। यानी कि यहाँ पर 137 और यहाँ पर 163 दोनों ऐड हो जाएगा। तो इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 300 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। तब हमारे पास अब स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है, इजीली टाइम निकाल पाएंगे। लेकिन समस्या यहाँ पर एक है कि यूनिट मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ पर डिस्टेंस है मीटर में, और ऑप्शन को चेक करो तो सारा टाइम सेकंड में भी है। तो इसीलिए अच्छा होगा कि जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में किलोमीटर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जल्दी से अगर बनाना है तो आपको 5/18 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो 18 × 90, 5 × 25, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गया हमारा। और डिस्टेंस तो दे ही दिया है और ये स्पीड भी आ गया। तब टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 300 और स्पीड है 25, तो बस इसको कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए। तो कितना बार में कटेगा, 25 चौके 4 × 12, 12 बार में कटेगा। तो 12 सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ये रहा। ठीक, बहुत अच्छा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 76 सेज व्हेन डज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बिकम शॉर्टेस्ट। सन और अर्थ के बीच में किस दिन सबसे कम दूरी हो जाता है, सबसे छोट, माने सन और अर्थ के बीच दूरियां एकदम घट जाती है, क्लोज हो जाता है। तो ऐसा होता है 3 जनवरी के दिन हर साल। इस दिन को पेरीहेलियन भी कहते हैं दोस्तों। डायरेक्ट पूछता है भी व्हाट इज पेरीहेलियन, या पेरीहेलियन किस दिन पड़ता है, तो 3 जनवरी के दिन में पड़ता है। ठीक है, एक होता है एपीहेलियन भी। एपीहेलियन पेरीहेलियन का ठीक ऑपोजिट है। एपीहेलियन मतलब इस दिन में, एपीहेलियन के दिन सूरज और पृथ्वी का दूरी सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, और ये होता है 4 जुलाई के दिन में। ठीक है, ये भी याद रखो आप। क्वेश्चन नंबर 77, विच स्पोर्ट इज द टर्म जैब रिलेटेड टू। ये जो जैब वर्ड है यह किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये टर्म, ये शब्द। तो ये बॉक्सिंग में यूज करते हैं दोस्तों। जैब एक तरह का पंच ही है। ऐसा एग्जाम में आता है कि कौन से खेल में कौन सा टर्म यूज किया जाता है, कौन सा शब्द यूज किया जाता है। तो मैं 2-4 शब्द लिख ही दे रहा हूँ, आप लोग इसको याद कर लीजिए, नोट बना लीजिए। दरअसल बॉक्सिंग में तो एक होता है जैब यूज होता है, और क्या क्या यूज होता है, पंच बॉक्सिंग में इधर लिख रहा हूँ, कट, अपर कट, ये सब तो सुने हैं आप लोग ना, उसका नॉकआउट वगैरह वगैरह बहुत सारा यूज होता है। तो ये सब टर्म को याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह लॉन टेनिस में क्या क्या यूज होता है, एस यूज करते हैं हम लोग, ड्यूस, लव, वॉली, वॉलीबॉल वाला ही वॉली है स्पेलिंग में, स्मैश, etc, और भी बहुत सारा होता है टर्म। तो ये सब यूज करते हैं हम लोग लॉन टेनिस में। गोल्फ में क्या क्या यूज करते हैं, एक फेमस है टी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, TEE, पार, पुट, फोर बॉल, ये सारे टर्म गोल्फ के लिए यूज होता है। इसी तरह क्रिकेट में, हॉकी में, और भी डिफरेंट, बिलियर्ड्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो खेल हैं, स्पोर्ट्स है, उनके टर्म्स को आप लोग याद कीजिए, एग्जाम में आता है बहुत। क्वेश्चन नंबर 78 सेज व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन ए टी वर्थ ₹56 पर kg and a tea worth ₹20 per kg if the mixture of these two cost ₹16.50 per kg। बेटर होगा हम लोग यहाँ पर एलिगेशन का यूज करेंगे, एलिगेशन मेथड यूज किया जा सकता है। मैं नंबर लाइन एलिगेशन भी यूज करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहला दो टी है ना, तो पहला टी, फर्स्ट टाइप वाला टी, ठीक, उसके बाद सेकेंड टाइप वाला टी को यहाँ लिखते हैं, और मिक्स वाला बीच में रहेगा, और ये सारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस को दिखाएगा। तो पहला टी का दाम कितना है, ₹15 पर kg, तो 15 को यहाँ लिख दीजिए, और दूसरा वाला का ₹20 पर kg, और दोनों को मिक्स करके कितना में बेच रहा है, 16.50 यानी कि ₹16.50 पर kg। तो एलिगेशन लगाइए आप यहाँ पर। तो इन दोनों का डिफरेंस को यहाँ इधर लिखिए, और इन दोनों का डिफरेंस को इधर लिखते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस 16.5 में 20 को घटाएंगे तो 3.5,
ये आया। और 15 में 16.5 घटाएंगे तो 1.5, ये आया। ये रेशियो में आएगा जो भी आएगा, ये दोनों टर्म, ठीक है। बस इसको छोटा कर देते हैं भाई, तो 0 0 तो ये खत्म हो गया, 7 से काट देते हैं, 7 5 35, 7 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35 और ये 5 दिया 15, यानी कि 7:3 कितना है ये, 7:3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 सेज 5% ऑफ √2x इज इक्वल टू 0.01, देन x इज इक्वल टू। देखो सारा ऑप्शंस में पॉइंट है, इसलिए मैं पॉइंट को नहीं हटाऊंगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/100, ऑफ का मतलब गुना, √2x इज इक्वल टू 0.01। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर हम लोग डेसिमल में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू √2x इज इक्वल टू 0.01। अब इसको बराबर को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 0, नहीं इसको तो उधर ले जाएंगे, √2x इज इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाय 0.05, ये हो गया। तो आगे देखिए, √2x इज इक्वल टू, इसको हम लोग काट भी सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा छोटा कि 0.2। हम क्या करते हैं, इसके बाद दोनों की तरफ बोथ साइड में स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, किसी तरह भी ये रूट को हटाना है, तो रूट हटेगा तो कब, जब स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर होने के बाद 2x हो गया, रूट हट गया, और ये 0.2 यह बन जाएगा 0.04। तो इस तरह से 2 से ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 0.02। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये रहा ऑप्शन सी, 0.02। समझ में आ गया। वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट वर्ड विच अपॉन बीइंग डिवाइडेड, वर्ड लिखा है, नंबर लिखना चाहिए, कैसा क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय 3 5 7 एंड 9 गिव्स रिमाइंडर 1 2 3 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। सबसे बढ़िया तरीका है ऐसे क्वेश्चन को बनाना, ऑप्शन से जाना। मैं पहले सवाल समझा दे रहा हूँ। बोल रहा है कि 4 अंकों की कोई बड़ा संख्या, 4 अंकों की, इन ऑप्शंस में से कोई एक ही है 4 अंकों की वो बड़ा संख्या, तो उस संख्या को जब 3 से 5 से 7 से और 9 से डिवाइड करते हैं तब इतना रिमाइंडर बचता है, यानी शेषफल बचता है। यानी कि 3 से जब डिवाइड करते हैं तो 1 बचता है, 5 से करते हैं तब 3 बचता है, इसी तरह का, ठीक है। तो वो संख्या कितना है, 4 अंकों वाला है, तो सभी 4 अंकों वाला है ऑप्शंस में। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिवाइजर कौन है यहाँ पर, ये लोग है 3 5 7 और 9, ये है डिवाइजर। और रिमाइंडर कौन है, तो रिमाइंडर है 3 का 1, 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 बचेगा, 5 से करते हैं तो 3 बचेगा, 7 से करते हैं तो 5 बचेगा, और 9 से करते हैं तो 7 बचेगा, ये बोला है। अगर आप इन सब में डिफरेंस को देखो ना, सभी का 2 डिफरेंस है। देखो 3 और 1 में डिफरेंस 2, 5 और 3 में भी डिफरेंस 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो यहाँ डिफरेंस सेम ही देता है ऐसे केसेस में। तो इसका शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। देखो आप उस ऑप्शंस को चेक करना चाहते हैं कि कौन करेक्ट आंसर है, तो यानी कि अगर 3 से डिवाइड करेंगे और उस संख्या में 2 जोड़ देंगे तो वो पूरी तरह से कट जाना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसका मतलब यही है। तो सब में +2 कर दीजिए। +2 करने के बाद में आप देखिए, +2 करने के बाद देखिए कि इनसे कौन पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, 3 से 5 से 7 से और 9 से। तो मैं चेक करूंगा सबसे पहले 5 से ही, क्योंकि 5 से किसी भी नंबर को डिवाइड होता है कि नहीं हो रहा है, इस बात को चेक जल्दी किया जा सकता है, क्योंकि उसका यूनिट डिजिट में या तो 0 या 5 आएगा। तो देखो क्या ये 5 से डिवाइड होगा, 2 ऐड होने के बाद, 2 ऐड होने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 4 और 2 6 बचेगा, और जिसका अंत में 6 आएगा वो कभी भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। 7 को देखो, 7 और 2 9 होगा, ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। 3 2 5 ये हो सकता है, 5 और 2 7 ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि यही भर एक ऑप्शन है जो 5 से डिवाइड होगा। मुझे नहीं मालूम ऑप्शन करेक्ट क्या है, लेकिन 5 से डिविजिबिलिटी का रूल में यही भर है, बाकी तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, बाकी को चेक भी करने की जरूरत नहीं। तो 9 7 6 3 ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81,
इफ 35% ऑफ ए नंबर इज 91, व्हाट इज द नंबर? कोनो संख्यार 35% যদি 91 হয় তবে संख्याटी কত? तो देखिए सीधा सीधा में ये बोल रहा है कि कोई संख्या है, संख्या कितना रहता है? 100% रहता है शुरू में। तो 35% का मतलब 91 होता है, तो 100% का मतलब कितना? यही सवाल पूछ रहा है। तो 100% का मतलब हो जाएगा 91, 91 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 100। बस इसी को सॉल्व करते हैं, बस आ जाएगा उसके बाद आंसर। ठीक, तो 7 से कटेगा, 7 × 5 = 35, 7 से ये कटेगा 13 बार, उसके बाद 5 से ये कटेगा 20 बार, और 13 और 20 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 260। 260 ये रहा ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82, विच फिल्म हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द बेस्ट फिल्म इन फिल्म फेयर 2019? ये 2019 का करंट अफेयर्स में से है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे इस बार के लिए काम का तो नहीं है, वैसे आंसर्स होगा इसका राजी। तो इस बार जो फिल्म फेयर हुआ है ना, इस साल वाला फिल्म फेयर 2021 वाला, इसका न्यूज़ को आप कलेक्ट करो कि इस बार बेस्ट फिल्म किसको मिला है, बेस्ट एक्टर कौन, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, और ये कितना संस्करण था, एडिशन कितना था, ये सब बारे में आप जानकारी ले लो। तो मैं बता दे रहा हूँ, तो इसका एडिशन था 66th, यानी कि 66वां संस्करण। ये भी पूछता है, एडिशन भी पूछता है कभी कभी। और बेस्ट फिल्म इस बार मिला है, थप्पड़ नाम का एक फिल्म आया था उसी को। और बेस्ट एक्टर का अगर बात करें मेल में, तो वो गया है इरफान खान को, पोस्ट्यूमसली मिला है। और ये किस मूवी के लिए मिला है? तो अंग्रेजी मीडियम नाम का एक मूवी आया था, देखे होंगे, बहुत बढ़िया मूवी है, देखिए जाके, अंग्रेजी मीडियम। इस मूवी के लिए उनको मरणोपरांत बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी में तो ये अवार्ड मिला है थप्पड़ मूवी का ही मेन लीड एक्ट्रेस को, यानी कि जिनका नाम है तापसी पन्नू, इसको बेस्ट एक्टर फीमेल अवार्ड मिला है। एक्टर, आजकल इंग्लिश का थोड़ा बात कर दे रहा हूँ, एक्टर वर्ड दोनों के लिए यूज होता है, मेल और फीमेल। ठीक है, एक्ट्रेस फीमेल के लिए स्पेशली कर सकते हैं, लेकिन एक्टर दोनों के लिए आजकल यूज होता है। तो ये सब चीज़ों को आप नोट डाउन कर लो जल्दी से, हो सकता है एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, ₹680 was divided A, B, C among in such a way that A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C gets. How much will B get? देखो इतना रुपया है 680, इसको बांटना है आपको इस 3 बंदों में, A, B और C में। तो A कितना पाता है? A gets 2/3 ऑफ वाट B, B जितना पाता है उसका 2/3 भाग A पाता है। अब B कितना पाता है? C जितना पाता है उसका 1/4 भाग B पाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दरअसल C कितना पाता है अगर ये निकाल पाए ना किसी तरह से, तो फिर B कितना पाता है और A कितना पाता है ये भी पता चल जाएगा। लेकिन C के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम लोग कोई नंबर मान लेते हैं कि C इतना पाता है बोल के, कोई भी नंबर मानने से चलेगा, लेकिन उस मानते वक्त थोड़ा अपने दिल को काबू करना है और ऐसा संख्या मानो जो 2/3 और 1/4, यानी कि इस 3 से और 4 से कटता हो। तो ऐसा सबसे छोटी संख्या है 12, तो हम लोग C को 12 मान लेते हैं। C पाता है 12, ठीक है, C कितना पाता है? 12, ऐसा मान के चलते हैं। तो B कितना पाएगा? अगर C 12 पाएगा तो B कितना पाएगा? तो बोल रहा है B गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट C, यानी कि B पाता है, C जितना पाता है उसका 1/4 हिस्सा, यानी कि 3, यानी कि B कितना पाएगा? 3 पाएगा। ठीक, अब A कितना पाएगा? तो A के बारे में क्या बोला है? A गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट B गेट्स, B जितना पाता है उसका 2/3 हिस्सा B पाता है, A पाता है। तो B तो पाता है 3, तो 2/3 गुना 3, तो 3 3 खत्म हो गया, यानी कि 2। तब थोड़ा फिलहाल अच्छा से लिख लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C। तो A कितना पाता है? 2 अनुपात में अगर बात करें, B 3 हिस्सा और C 12 हिस्सा, C सबसे ज़्यादा पाता है। अब टोटल कितना है? 680, और हमसे मांग कितना रहा है? B कितना पाता है बोल के, तो B कितना पाता है? 3, ये रहा। किस में 3 पाता है? लेकिन ये रेशियो में, ठीक है। तो B का एक्चुअली में अगर पैसे के हिसाब से बात करें तो B पाएगा 3/12 और
इसको जोड़ देते हैं सभी को, 12 3 हो गया आपका 15 और 2 17 गुना टोटल पैसे से 68 0। तो 17 से कट जाएगा आपका 4 4 7 28 4 बार में और 0 आ गया, तो ये हो जाएगा 440 और 3 जा 120 रुपीज़, ये रुपीज़ में आएगा। तो 120 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? इस तरह से शॉर्टकट बनाया जा सकता है, बस आपको सोचना है कि ये 12 कैसे आएगा, इस बात को अगर पता लगा ले तो बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 1728 टू मेक द रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर। देखियो ये एक नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमको। तो उसमें कितना सबसे छोटी संख्या ऐड करना है, याद रहे स्मॉलेस्ट संख्या ऐड करना है, ठीक है। देखो वर्गमूल निकालते हैं, इसका एक शॉर्टकट तरीका, और भी बहुत सारा तरीका है, मुझे ये पसंद लगता है ये वाला तरीका। इसका वर्गमूल निकालते हैं, जानते हैं वर्गमूल निकालना? जोड़े में लेते हैं तो 4 से होगा 4 चौके 16, फिर यहाँ भी 4 लिखेंगे और ये हो जाएगा 8, यहाँ 1 हुआ और यहाँ 2 8। अब क्या करेंगे, एक ज़्यादा लेंगे हम लोग, यानी कि देखो एक 2 बार अगर ले रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा ही चाहिए थोड़ा सा। 2 दूना 4, 2 8 16, ज़्यादा हो गया, कैसे घटाएगा? नहीं घटेगा, इसमें इसको घटा दो, तो 4 में 8 तो नहीं घटेगा, एक ऋण लेते हैं, 14 में 8 घटेगा 6, और यहाँ बचा 5, 5 में 2 3, तो यही इतना ही ऐड करना होगा, तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रॉट फ्यूचर ऑफ इंडिया। फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक बुक किसने लिखा है? तो ये विमल जलान ने लिखा है। विमल जलान गवर्नर ऑफ आरबीआई भी था एक समय में, फॉर्मर गवर्नर कह सकते हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ एक्स एंड वाई इज 3:4। द रेशियो ऑफ देयर एज 5 years ago was 5:7। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स? देखो प्रेजेंट एज दिया है, प्रेजेंट एज का रेशियो हमको दिया है एक्स और वाई का, एक्स अनुपात वाई कितना है? एक्स और वाई का प्रेजेंट एज 3:4। उसके बाद बोला है कि 5 साल आगे का, यहाँ देखिए 5 साल आगे उनका एज का अनुपात था 5:7। 5 साल आगे उन लोगों का एज 5:7 था। तो एक बात बताओ, अगर प्रेजेंट एज एक्स का 3 है तो 5 साल आगे इन दोनों का डिफरेंस और इसका भी डिफरेंस एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंस है कि 5 और 3 2 का है, और यहाँ पर डिफरेंस है 7 और 4 3 का है। नहीं, डिफरेंस इक्वल होना पड़ेगा। अगर यह इसका डिफरेंस 2 है तो इसका भी 2, इसका 3 है तो इसका भी 3। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5 और 7 में डिफरेंस को देखो और 3 और 4 में डिफरेंस को देखो और इनके डिफरेंस को गुना कर दो एक दूसरे से। तो 5 और 7 में डिफरेंस कितना का है? 2, तो इस 2 को गुना कर दो इस रेशियो में, गुना 2। और 3 और 4 का डिफरेंस कितना है? 1, तो इसको गुना करो 1 से। तो इस तरह से नया एक रेशियो हम लोग को मिलेगा। 1 से इन दोनों को गुना करेंगे 5 और 7 को, तो 5 और 7 ही होगा। और 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 3 6 अनुपात 2 चौके 8। अब देखो इन लोगों का डिफरेंस को देखो, 1 इधर भी है और इन लोग का भी डिफरेंस 7 और 8 का 1 है, यानी डिफरेंस इक्वल कर दिए। तो अब समझेंगे कि हम लोग एक का ही मतलब, रेशियो का एक का मतलब 5 years था। समझ में आ गया? तो जब एक का मतलब 5 साल था तो तुमसे मांगा क्या है भाई? प्रेजेंट एज ऑफ वाई मांगा है। तो ये वाई तो ये है ना, प्रेजेंट एज 4 था ना, तो 4 के बदले में तो 8 हो चुका है। तो 8 का मतलब कितना होगा? एक का मतलब 5, तो 8 का मतलब 40 होगा। बड़ा सिंपल सा है, तो ये 40 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, हु हेल्ड द चीफ पोजीशन ऑफ कैबिनेट मिशन 1946। मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन आया था 1946, इसी के तहत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन हुआ था, संविधान सभा का, और हम लोग को संविधान मिला। तो कैबिनेट मिशन प्लान जब आया था भारत 1946 में, तो उसका चीफ कौन था, हेड कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दरअसल स्टेफोर्ड क्रिप्स अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये तीनों ही क्रिप्स मिशन प्लान का मेंबर था, लेकिन हेड था पैथिक लॉरेंस। इस 3-4 साल पहले यानी कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था भारत में। क्रिप्स मिशन के टाइम में भी यही तीनों ही वहाँ के मेंबर थे,
और क्रिप्स मिशन नाम से ही पता चलता है स्टेफर्ड क्रिप्स उस वक्त हेड था। यानी कि स्टेफर्ड क्रिप्स किसका हेड था, किसका चीफ था, बोलने से क्रिप्स मिशन का था। और लॉर्ड पैथिक अलेक्जेंडर ये था कैबिनेट मिशन प्लान का। समझ में आ गया। और लॉर्ड माउंटबेटन तो गवर्नर जनरल था, इनका मेंबर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 88 says which article of the Indian Constitution called heart and soul of the Constitution by Dr. भीमराव अंबेडकर। हार्ट एंड सोल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल किसको कहा है, ये कहा है आर्टिकल 32 को। क्या बात करता है आर्टिकल 32? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का बात करता है। मतलब अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट्स को, चाहे वो सरकार है क्यों ना हो, कोई भी बंदा फंडामेंटल राइट्स को आपका अगर हनन करता है, छीनता है आपसे, वायलेट करता है, तो आप सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और ये राइट हमें ये बात कहता है आर्टिकल 32, इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल कहते हैं। हार्ट एंड सोल से रिलेटेड एक और इससे मिलता जुलता एक फ्रेज है दोस्तों, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रियम्बल को, जो प्रस्तावना है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कहते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन है? बी आर अम्बेडकर नहीं है। बी आर अम्बेडकर तो हार्ट एंड सोल का है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति का नाम है पंडित ठाकुर दास भार्गव। सब चीज़ों को नोट कीजिए, बहुत कम बुक्स में ये सब मेंशन किया रहता है। हम लोग रेस्ट क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। आर्टिकल 356 किसका बात करता है? ये इमरजेंसी का बात करता है। कौन सा इमरजेंसी? जनरली हम लोग इसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर में लगते रहता है। तो प्रेसिडेंट रूल का बात इस आर्टिकल में 356 में है। दरअसल संविधान में 3 इमरजेंसी का जिक्र हुआ है हम लोग का। 352 352 में है, 356 में है और 360 में है। तो 356 में जो इमरजेंसी है ना, वो प्रेसिडेंट रूल कहलाता है। यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो जाता है तो वहाँ पर ये प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम का बात करता है, राइट टू फ्रीडम, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये सब चीज़ों का। और आर्टिकल 24 एक्सप्लॉयटेशन का बात करता है, ये जो बच्चों को, चिल्ड्रन लोगों को एम्प्लॉयमेंट करके रखते हैं ना, हाँ, काम में लगा कर रखते हैं मजदूर बनाकर, तो ये रोकने का बात करता है आर्टिकल 24। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 89, हु एस्टैब्लिश्ड फतेहपुर सीकरी? मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक शहर को स्थापित किया था, उसने इसको कैपिटल भी बनाया था, बुलंद दरवाजा भी बनाया अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी मीन्स 25, बी सी मीन्स 57, बी डी मीन्स 58, देन सी ए बी डी। देखिए ए बी के लिए क्या लिखा है? 25, बी सी के लिए 57 और बी डी के लिए 58। तो एक चीज़ देख रहे हैं आप, बी जहाँ जहाँ है वहाँ 5 है, इसका मतलब बी का मतलब 5 है। तो इसी तरह ए का मतलब 2, बी का मतलब 5, बी का मतलब 5, सी का मतलब 7 और डी का मतलब 8। तो हमको पता करना है सी ए बी डी, डी बी, सॉरी, सी ए डी बी। तो सी का मतलब क्या होगा? 7, ये रहा। ए का मतलब 2 और डी का मतलब 8 और बी का मतलब 5। तो ये होगा करेक्ट आंसर 7285। ये रहा 7285। समझ में आ गया? बड़ा आसान रीजनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हेल्ड द पोजीशन ऑफ द चीफ गेस्ट एट द सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक डे 2019? ये हमारे काम का फिलहाल नहीं है, हमको पता करना है 2020 और 2021 का। फिर भी आंसर्स तक तो पहुंचना पड़ेगा। बोल रहा है कि जो रिपब्लिक डे हुआ ना 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, तो 2019 में चीफ गेस्ट बन के कौन आया था? देखो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो होता है रिपब्लिक डे, उसमें हर साल भारत जब भी मनाता है तो कोई ना कोई चीफ गेस्ट दूसरे कंट्री का मुखिया आता ही है। तो उस वक्त साउथ अफ्रीका का मुखिया आया था 2019 में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साउथ अफ्रीका। लेकिन हमको जानना है कि इस बार का जो रिपब्लिक डे हुआ 2020 में और 2021 में, इसमें कौन कौन आया था? आरडी मतलब रिपब्लिक डे, ये क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों। तो रिपब्लिक डे 2020 में आया था जायर बोल्सोनारो। कौन है? ये है ब्राज़ील का प्रेसिडेंट, ब्राज़ील का प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि 2020 का रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट कौन था? तो ब्राज़ील का प्रेसिडेंट था और नाम था जायर बोल्सोनारो। 2021 में कौन आया था? तो 2021 में कोई आया ही नहीं, नो गेस्ट। क्यों नहीं आया? पेंडेमिक की वजह से। वैसे गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया था जो इंग्लैंड है, यूके इंग्लैंड, उसके
प्राइम मिनिस्टर को, पीएम को, इंग्लैंड का पीएम को, जिसका नाम है बोरिस जॉनसन। इसको इनवाइट किया गया था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से बाद में इनविटेशन कैंसिल हो गया, तो 2021 में कोई भी गेस्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 92 सेज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मान निर्णय करण। यहाँ पर दिया है एक बड़ा खतरनाक दिखने वाला एक सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है आपको, तो इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो मैं लिखता हूँ इसको, देखिए 1 घटाव 1/3 ये है पहला। उसके बाद है 1 घटाव 1/4, इस तरह करके गया है, और लास्ट में है 1 घटाव 1/99। उसके बाद में है 1 घटाव 1/100। मैंने इसको छोड़ दिया, आप लोग कह रहे होंगे कि 1/5 वाला पार्ट को तो छोड़ दिया, फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो 1/4 वाला को भी छोड़ता, लेकिन थोड़ा दिखाना चाह रहा था आपको। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का एलसीएम लेते हैं ये वाला को, 3 हो जाएगा 3, और यहाँ 3 - 1। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 4, 4 - 1, ये -1 होगा, हाँ, डॉट डॉट डॉट। उस तरह से यहाँ पर 99, और यहाँ 99 - 1। उसी तरह से यहाँ पर 100, और यहाँ 100 - 1। फिर से इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। इसका बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणा है। उसके बाद में यहाँ हो जाएगा 98/99 गुना, और यहाँ 99/100। अगर आप ध्यान दोगे तो ये कट रहा है, देख लो। उसी तरह से ये भी किसी से कटेगा, और ये भी किसी से कट जाएगा। लास्ट में सिर्फ यहाँ का ऊपर का बच जाएगा न्यूमरेटर, और यहाँ का डिनोमिनेटर बच जाएगा। तो लास्ट में इसका बचने का चांस है सिर्फ 2/100 का, 2/100। और इसको हम लोग फिर छोटा करेंगे तो यह हो जाएगा 1/50, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, 1/50 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही करेक्ट आंसर मार दो, कई बार रिपीट होता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्रूट कल्ड? फ्रूट की स्टडी को क्या कहते हैं? तो फ्रूट की स्टडी को पोमोलॉजी कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा पोमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? ये भी उस समय का करंट अफेयर है, पिनाकी चंद्र घोष होगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? देखो, लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में स्किन होता है, ठीक है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में स्किन नहीं है, इसलिए हम लोग करेक्ट आंसर लगाएंगे लीवर को। अगर स्किन नहीं रहेगा तो लीवर को लगाएंगे, अगर स्किन ऑप्शन में रहेगा तो लीवर से भी बड़ा स्किन होता है। हाँ, इंटरनल ऑर्गन पूछेगा ना, तब स्किन रहते हुए भी हम लोग लीवर को लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 कह रहा है, इन विच ईयर द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग टुक प्लेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड जानते हैं, इंडियन हिस्ट्री में एक ट्रेजिडी वाला घटना है। तो ये 1919 को हुआ था, और तारीख था 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन था उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पोर्ट नेहरू ट्रॉफी एसोसिएटेड विथ? नेहरू ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? तो ये बोट रेस से रिलेटेड है। ठीक, एक आता है नेहरू कप। अगर नेहरू कप आया ना तो इसका करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल। ठीक है, उसी तरह टेनिस का कप क्या है, हॉकी का कौन कौन सा कप है, जैसे सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से रिलेटेड है। ये सबको थोड़ा याद कर लो। सुब्रतो कप फुटबॉल से रिलेटेड है, आता है इस तरफ कप और ट्रॉफी एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा बोल रहा है, तो देखते हैं। 3 और 7 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 4 का। 7 और 13 के बीच में 6 का। उसी तरह यहाँ पर डिफरेंस है 8 का, यहाँ पर डिफरेंस है 10 का, तो यहाँ पर नेक्स्ट डिफरेंस कितना का आएगा? 12 का। तो आप 31 में 12, 31 और 12 में ऐड कर दो तो वही करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 43। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कॉल्ड केसर हिंद? केसर हिंद महात्मा गांधी को कहते हैं। तो केसर हिंद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो इससे पहले हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा ना 1919 में, तो वो हत्याकांड होने के बाद में गांधी जी ने ये उपाधि को, अंग्रेजों द्वारा दिया गया था ये उपाधि को लौटा दिया था। ठीक है, और इस उपाधि को लौटाया था ऐसा टाइप का, वो नाइटहुड का उपाधि था, नाइटहुड का उपाधि था। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने ये उपाधि को लौटाया था, अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक टाइटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस ओडोमीटर? ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? बाइक वगैरह में देखते होंगे, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्टेंस कवर्ड मापा जाता है। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी मापने का यंत्र है एमीटर। तो 100 क्वेश्चन ये हो गया दोस्तों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।
सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टाटा बाय बाय।